नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। सीटेट सॉल्व्ड सीरीज़ के क्रम में आज इस वीडियो में हम सीटेट नवंबर 2012 के पेपर 1 के हिंदी प्रथम के 15 पेडागॉजी के प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। भाषा स्वयं में आपका पहला ऑप्शन संप्रेषण का एकमात्र साधन है। दूसरा ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तीसरा एक जटिल चुनौती है और चौथा एक विषय मात्र है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा दूसरा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसे आप यूँ समझें कि भाषा ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों, यहाँ तक कि बातचीत के स्तर पर भी पूरी तरह से नियमबद्ध होती है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, तो एकमात्र ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा संकेतों के माध्यम से भी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इसका एक बढ़िया उदाहरण जो हमारे डीफ और डम या जिन्हें मूक और बधिर बच्चे कहते हैं, वो संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका अच्छा उदाहरण वहाँ से आप ले सकते हैं। और व्यावहारिक जीवन में भी संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को रखते हुए कई बार पाए जाते हैं। तो ये पहला विकल्प इस हिसाब से एकमात्र साधन है, यह नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका एक जटिल चुनौती है, यह भी कैंसिल होगा। और चौथा एक विषय मात्र है, यह भी एक एकांगी उत्तर है जो कि रिजेक्ट करने लायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। दूसरा केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तीसरा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। चौथा केवल परीक्षा में होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि केवल से ही ये तीनों विकल्प वैसे भी खारिज हो जाएंगे। तो जो हमारा तीसरा विकल्प है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, यह सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा आप व्यवहारिक जीवन में अपने देखते होंगे, तमाम संदर्भों में आप भाषा का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो भी विचार आप इस समय कर रहे हैं या अन्य परिस्थितियों में करते हैं, वहाँ भी भाषा विचारों के रूप में आपके साथ चलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि देखिए, भाषा अर्जन की बात चल रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला विकल्प बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हाँ, तो ठीक बात है। भाषा अर्जन के संदर्भ में ये बात कई बार इन प्रश्न पत्रों में दोहराई गई है कि समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो केवल से यह ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य भाषा पर भी चर्चा हो चुकी है, यानी वह भाषा जिसे आप सीखने जा रहे हैं। तीसरा, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अत्यंत सरल भाषा जैसा परिवेश कोई इस तरह के परिवेश की चर्चा आती नहीं है। और फिर हम सरल परिवेश और इसी के साथ अगर हम मान लें कि कठिन परिवेश, ऐसा कोई वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं होता। इस तरह के परिवेश का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे पास, सरल और कठिन जैसा। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, तो ये तो फौरी तौर पर नहीं होगा। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश भाषा अर्जन के संदर्भ में
जब वो स्वयं से सीख सकें तो उन्हें यह मुहैया कराया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य या मकसद है, पहला अपनी बात कहना सीखना, दूसरा दूसरों की बात समझना सीखना, तीसरा अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, और चौथा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका चौथा विकल्प, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगर हम दूसरे विकल्पों की बात करें तो एक तरह से ये सारे विकल्प चौथे विकल्प में अंतर्भूत हो जाते हैं या निहित हो जाते हैं। अपनी बात कहना सीखना और दूसरों की बात समझना सीखना, ये दोनों बातें भाषा सीखने से सिखाने के संदर्भ में बिल्कुल चलेंगी, तो किसी एक विकल्प पर हम जा ही नहीं सकते। और अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई तर्क अगर आप दे रहे हैं तो यह भी चौथे विकल्प के अंतर्गत, प्रभावी प्रयोग के अंतर्गत आएगा। तो मैं समझता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं यह मान करके चल रहा हूँ। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ चौथा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तक, दूसरा भाषा का आकलन, तीसरा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, और चौथा भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। तो ये तो ऐसे आप रिजेक्ट करिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा का आकलन और पाठ्यपुस्तक ये दोनों जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, गौण रूप से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, पहला बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, तो ये तो फौरी तौर पर नहीं होगा। दूसरा संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, और चौथा बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें, बिल्कुल, ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी एक तरह से रूट लर्निंग ना करें, रट्टा मारने वाली आदत उनके अंदर न पैदा हो कि वो उन्होंने जवाब रट लिए और बिल्कुल जब भी आप सवाल करें एज़ इट इज़ वही आंसर आज चला वो प्रस्तुत कर दें। तो इस तरह की अपेक्षा भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। भाषा के व्याकरण की समझ को, यानी आपका पहला विकल्प संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, दूसरा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तीसरा केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, अथवा चौथा निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा, उचित विकल्प होगा, वह होगा पहला, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए व्याकरण की समझ को। और संदर्भपरक क्यों कहा है, क्योंकि वर्तमान में हम व्याकरण को पाठ के संदर्भ में ही पढ़ाने की बात करते हैं या उसकी समझ बनाने की बात करते हैं। तो जो भी पाठ्यपुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं उनके अंत में व्याकरण का भाग जो पाठ से संबंधित होता है उस पाठ से वो दे दिया जाता है, और वहीं व्याकरण जो है वो पाठ के साथ ही साथ सीखा जाता है। उसके लिए अलग से कोई पुस्तक नहीं व्याकरण के लिए। और जो दूसरा विकल्प था ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से व्याकरण की समझ हो सकती है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू, क्यों सब्जेक्टिव में नहीं हो सकती? यानी लघुत्तर प्रश्न, अब लघुत्तर प्रश्न इन्होंने हालांकि दूसरे विकल्प में दिया और वहाँ भी ये लगा दिया कि केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से, तो वैसे भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, यानी अलग अलग उसके ये तीनों भाग कर दिए, तो ऐसा ये तीनों आंसर जो हैं वो राइट नहीं है, पहला हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना, ये क्या है? पहला, केवल शिक्षण पद्धति है। दूसरा, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तीसरा, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। और चौथा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। बिल्कुल चौथा ऑप्शन जो है आपका वो राइट है कि ये सभी जो हैं, चाहे प्रश्न पूछना हो या किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना हो अथवा परिचर्चा, ये सभी, अथवा एक और दे रहे हैं ये वर्णन करना, ये सभी जो है भाषा को सीखने सिखाने के और साथ ही साथ आकलन के भी तरीके। राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ भी अगर आप पीछे बताई हुई तकनीक का प्रयोग करें तो भी ये केवल की वजह से दोनों ऑप्शन, और केवल का ही समानार्थी जो शब्द है मात्र, उसके अनुसार यह भी विकल्प रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 114। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में, अर्थात मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल क्लासरूम में, पहला ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, सदैव पद इन्होंने या शब्द जोड़ दिया है। और दूसरा, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। जब देखिए ये तीसरा उत्तर पढ़ने में ही कितना संतुलित लगता है, तो हमें एक बैलेंसिंग या संतुलित विकल्प या कह लें कि उत्तर की खोज करनी है। यही सीटेट का सार है, निचोड़ है ये। और देखिए पढ़ने से ही ये बैलेंसिंग आंसर हमारा निकल करके सामने आ गया। बच्चों, चौथा ऑप्शन, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए, तो ये आंसर सही नहीं होगा। तो तीसरा आंसर हमारा सबसे उचित उत्तर है कि एक अगर बहुभाषी या बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो वहाँ मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान मिलना चाहिए और मानक भाषा से भी साथ साथ परिचय कराया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा सही उत्तर, इसलिए नहीं होगा कि मातृभाषा को आप वर्जित कर रहे हैं, जबकि मातृभाषा की पूरी ठोस मान्यता है और NEP 2020 में भी काफ़ी समर्थन किया गया है मातृभाषा पर। और पहला विकल्प जो है मातृभाषा में ही सदैव होगा, तो यह विकल्प भी एकांगी हो जाता है। मातृभाषा का होगा अगर प्रयोग आप कहते तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि सदैव ही आपने लगा करके उस विकल्प को खारिज करने का पूरा अधिकार हमें दे दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। दूसरा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तीसरा, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। चौथा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। ठीक, सब कुछ तो ठीक था, यहाँ आकर के गड़बड़ कर दिया इन्होंने, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इन चारों विकल्पों में सबसे सही उत्तर आपका जो होगा वो दूसरा होगा कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ये भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है कि बच्चा अपने निजी अनुभव आपसे साझा करे और इस तरह से एक
क्रिएटिव बच्चे के रूप में वो सामने आता है हमारे। पहला ऑप्शन आपका इसलिए खारिज होगा क्योंकि भाषा के व्याकरण सीखने पर ही बल दे रहा है, एकांगी हो जा रहा है इसीलिए। और तीसरा ऑप्शन भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, चूँकि ये आंसर इसलिए हमारा रिजेक्ट होगा क्योंकि त्रुटियां जो हैं वो भी सीखने का एक हिस्सा है। ये प्रश्न भी आता है, कई बार आया भी है। तो त्रुटियां बिल्कुल ना करना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित कर रहे हैं आप, जबकि उत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 116। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। पहला ऑप्शन लिखित परीक्षा, दूसरा मौखिक परीक्षा, तीसरा पोर्टफोलियो और चौथा उत्तर पुस्तिकाओं द्वारा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है पोर्टफोलियो। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में, तो आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर पोर्टफोलियो को सामान्य रूप से आप समझ लें कि ये पूरा एक बच्चे का इतिवृत्त या कह लें कि इतिहास है, पूरा लेखा जोखा है। और इस पर कभी हम विस्तार से एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन हैं या साध्य हैं, अथवा तीसरा विकल्प है आपका भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, चौथा अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो देखिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन है, आपका पहला विकल्प सही होगा। तो फिर साध्य क्या है सवाल उठता है, तो साध्य है भाषा, ठीक है, जिसे हमें साधना है। भाषा अर्थात जिसे हमें साधना है, तो साधन कौन बनेगा उसका? पाठ्य पुस्तक बन जाएगी। और तीसरा विकल्प इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह एकमात्र संसाधन बता रहा है, तो एकमात्र यही संसाधन नहीं है, ठीक है, अन्य भी तमाम सारे संसाधन हैं। प्रिंट रिच मटेरियल है, ठीक है, जो आप अपने क्लासरूम्स में लगाते हैं भाषा के सीखने के लिए। इसी तरह से तमाम सारे टूल्स हैं। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो होगा पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। 118, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। पहला श्रुत लेख, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा प्रश्नों के उत्तर देना और चौथा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो इन चारों विकल्पों में इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा उत्तर होगा वो होगा आपका चौथा। भाषा के आकलन में प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये सबसे प्रभावी तरीका है भाषा के आकलन का, कि बच्चे ने भाषा किस स्तर पर अभी तक सीखी है। बाकी के जो श्रुत लेख हैं यानी सुन करके लिखना, सुनकर लिखना और लिखित परीक्षा, इसको आप जानते ही हैं, और प्रश्नों के उत्तर देना ये सर्वाधिक प्रभावी तरीका नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा दोनों टर्म्स को यहाँ पर, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाषा का शिक्षक, तीसरा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग अथवा चौथा भाषा का व्याकरण। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका तीसरा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन में। पाठ्य पुस्तक, भाषा के शिक्षक और भाषा के व्याकरण की आवश्यकता इस संदर्भ में न के बराबर पड़ती है या लगभग नहीं पड़ती। एक बच्चा जब आपके घर परिवार में होता है या आस पड़ोस में वो आता जाता टहलता रहता है तो वो भाषा का अर्जन करता रहता है,
अपने माता पिता से, भाई बहन से इत्यादि। तो ऐसे में उसे किसी पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता पड़े या भाषा के शिक्षक की ज़रूरत पड़े या चौथा विकल्प भाषा के व्याकरण की आवश्यकता हो, ऐसी कोई आवश्यकता व्यवहार में देखी नहीं जाती और आपने भी नहीं देखी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न 120। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, दूसरा बाधक हैं, तीसरा त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं और चौथा बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। तो बिल्कुल ये आसान प्रश्न है। तो पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। बाकी के ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रखिए आप कि जो पिछले वीडियो जो भी पड़े हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके और टाइटल से आप उनको सर्च करके और खोज करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।